आज मैं आपके लोकप्रिय अध्याय हिमालय पर चर्चा कर रहा हूँ। हिमालय का अध्ययन करेंगे हम लोग मिलकर। और हिमालय का जो वीडियो होगा 3 भागों में विभक्त होगा। तीनों भाग को समुचित रूप में देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में हिमालय बिल्कुल रच बस जाएगा। कहीं से कोई शंका समाधान नहीं रहेगा। बस तीनों वीडियो आप बारी बारी फॉलो कर लीजिए। हिमालय की इस पहले वीडियो में हम हिमालय की प्रमुख विशेषताओं और हिमालय की निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति किन कारणों से हुई उस पर, और हिमालय की प्रमुख विशेषताओं पर। इस पहले वीडियो में हिमालय की श्रेणियों और चोटियों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। उसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है, तो हिमालय की श्रेणियों पर चर्चा नहीं करेंगे, चोटियों पर भी नहीं, घाटियों पर भी नहीं। हिमालय की प्रमुख विशेषताओं पर बात होगी और हिमालय की निर्माण प्रक्रिया पर। आइए देखते हैं प्रमुख विशेषताओं के विषय में। हिमालय जो है कि पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज का विस्तार उत्तर दक्षिण में है, रॉकी का विस्तार भी उत्तर दक्षिण में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार भी उत्तर दक्षिण दिशा में है। यूरान पर्वत भी एटलस में देखिए, ये सारे पर्वत उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। लेकिन जब बात आएगी पूर्व पश्चिम में फैले, जब पूर्व पश्चिम में फैले पर्वतों की बात आएगी तो हिमालय उनमें सबसे लंबा है। तो फैक्ट क्या बनता है, कौन पूर्व पश्चिम में विस्तृत कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? पूर्व पश्चिम में विस्तृत हिमालय पूर्व पश्चिम में विस्तृत श्रृंखलाओं में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके। दूसरा फैक्ट, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर में हिमालय पर एक पर्वत चोटी है, नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत नाम भले है, नाम वो है हिमालय की चोटी, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत है, चीन के अंतर्गत। तो जो नामचा बरवा पर्वत चोटी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, वो तिब्बत पठार के अंतर्गत आ जाती है। तो हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत चोटी तक 2500 किलोमीटर तक है। ठीक है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, पूर्व में हिमालय सकरा हो गया है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, पूर्व में हिमालय सकरा हो गया है। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा है कि सकरा होने के चलते हिमालय की ऊंचाई पूर्व में बढ़ गई है, यानी पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, क्योंकि सकरा हो गया है तो अधिक उठ गया है हिमालय। कोई भी वस्तु जब सकरी होगी तो उसकी ऊंचाई उठ जाएगी। ठीक है। तो पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा, लेकिन ऊंचा है पूर्व में हिमालय। हिमालय का आकार चापाकार है, अर्थात धनुषाकार है, आप देख ही रहे हैं। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय विस्तृत है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार है, चाइना में। हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार है, और तिब्बत पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? क्युनलुन। हम इसके पहले विश्व भूगोल में जो पर्वत पठार पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि भारत के उत्तर में मध्य एशिया में पामीर पठार है। पामीर पठार से कुछ पर्वत श्रेणियां निकली हैं, उनमें से एक है क्युनलुन। क्युनलुन पूरब की ओर चला गया है चाइना में। तो हिमालय के उत्तर में हिमालय के उत्तर में तिब्बत, और तिब्बत के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी है। ठीक है। हिमालय पूर्व और पश्चिम, हिमालय अपने पूर्वी छोर पर और पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। आप देख रहे हैं दक्षिण में मुड़ गया है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मैं कह रहा हूँ हिमालय अपने पूर्वी छोर पर और पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। पश्चिमी छोर पर जो दक्षिणवर्ती मोड़ है उसे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत। पाकिस्तान में सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। पूर्वी छोर पर जो दक्षिणवर्ती मोड़ है हिमालय का, पूर्वी छोर पर जो हिमालय दक्षिण में मोड़ लिए हुए है, उसे भारत के पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए मोटा मोटा नाम बता दें। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी, पटकोई बूम। एक शाखा चली आई है म्यांमार में। म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? अराकान योमा श्रेणी कहते हैं, अराकान योमा। ठीक है। तो ये हो गया हिमालय की मोटी मोटी विशेषताएं।
हिमालय एक बहुत ही नया पर्वत है। अगर हम भूगर्भिक काल की दृष्टि से देखें तो हिमालय दुनिया के पर्वतों में कुछ नए पर्वतों में शुमार है। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। मोड़दार मतलब वलित पर्वत है, अर्थात इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक नवीन मोड़दार अथवा वलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। सेनोजोइक याद रखना है, इसे पूछ सकता है। सेनोजोइक महाकल्प, हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत करता है। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भू सन्निधि सिद्धांत। हिमालय के निर्माण अथवा उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत करता है। अक्सर पूछा जाता है कि भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने दिया था, जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर ने अपने सिद्धांत के तहत बताया कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस सागर था। आज जहां हिमालय पर्वत है, आइए करके बता दें, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कोबर ने बताया कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस भूसन्निधि था। थोड़ी देर आप नोटिस करिए इस चीज को जो मैं बना रहा हूं। टेथिस सागर था। आज जहां हिमालय है वहां पर टेथिस सागर था। ये हो गया सागर का जल, है ना। जहां हिमालय है वहां पे टेथिस सागर था। टेथिस सागर कोई अचानक से उभरा हुआ सागर नहीं था। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का ही उत्तर की ओर विस्तार था। यानी जो टेथिस सागर था पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलता रहा होगा, हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं। ये बात कोबर ने नहीं कही, समझने वाली बात है। टेथिस सागर पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलता रहा होगा और पश्चिम में अरब सागर के जल से मिलता रहा होगा। और भारत कितना था? इतना था। भारत कहां से टूट कर आया था? अफ्रीका से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था भारत। अभी भी भारत उत्तर की ओर जा रहा है। अभी भी भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। मूल भारत इतना ही था जो अफ्रीका से अलग हुआ था। ये सब बातें कोबर ने नहीं कही हैं, दूसरे सिद्धांतों से पता चलती है। ये सब बातें कोबर का सिद्धांत भी दूसरे सिद्धांतों से मेल खाता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, टेथिस सागर और किनारे का जल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जल टेथिस सागर से मैच कर रहा है, मिल रहा है, और भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर आया। ये सब बातें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चलती है। तो कोबर का जो भूसन्निधि सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आज जहां हिमालय है वहां पर टेथिस सागर था। कोबर ने सागर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोबर ने भूसन्निधि शब्द का प्रयोग किया है। टेथिस भूसन्निधि। कोबर ने इस टेथिस सागर को क्या नाम दिया है? टेथिस भूसन्निधि। कोबर के अनुसार आज जहां हिमालय है वहां पर टेथिस भूसन्निधि थी। टेथिस भूसन्निधि के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड। टेथिस भूसन्निधि के उत्तर में जो भूभाग था उसे क्या कहते थे? क्या कहा है कोबर ने? अंगारा लैंड। कोबर के अनुसार टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। कोबर के अनुसार दोनों भूखंडों पे नदियां बहती थी। दोनों भूखंडों पे नदियां बहती थी। यह नदियां कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड पर बहने वाली नदियों ने
लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया। नदियां क्या बहती हैं? बालू और वो चट्टान बहाती, कई तरह के चट्टानी टुकड़े और बालू बहाती रहती हैं नदियां। ठीक है, तो कोबर के अनुसार अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर बहने वाली नदियों ने लंबे समय तक टेथिस भूसंनति में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथिस भूसंनति में मलबा जमा होने लगा। ये प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चल रही है। तो टेथिस भूसंनति में मलबा जमा होने लगा। मलबा जब लंबे समय तक जमा होता है एक के ऊपर एक, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है मलबे का, वो धीरे धीरे दबाव के चलते चट्टान में बदल जाता है। कोई भी मलबा एक लंबे समय तक अगर दबाव में रहे तो वो चट्टान में बदल जाता है। तो कोबर के अनुसार टेथिस भूसंनति में लंबे समय तक नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण होने लगा, जिसके चलते टेथिस भूसंनति में मलबा जमा होने लगा। ये देखिए मलबा, जैसे जैसे मलबा बढ़ता गया, दबाव के चलते टेथिस भूसंनति में अवतलन होने लगा। किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा बोझ डालेंगे तो नीचे की ओर झुकता है। कोबर ने कहा कि टेथिस भूसंनति नीचे की ओर अवतलित होने लगा। इसका जो निचला तल है और नीचे जाने लगा। नीचे जाने से टेथिस भूसंनति में और ज्यादा जगह बन गई, आयतन बढ़ गया इसका, जिससे अवसादों को भरने के लिए और जगह मिल गया। परिणाम स्वरूप और अवसाद भर गए। जैसे जैसे अवसाद भरते गए, टेथिस भूसंनति का और अवतलन होता गया। परिणाम स्वरूप और ज्यादा अवसाद भरते गए टेथिस भूसंनति में। आप समझ रहे हैं? छोटी सी बात है, आप इसे समझ लेंगे, हिमालय एकदम माइंड में आ जाएगा। कोबर के अनुसार एक समय ऐसा आया कि अवतलन होने से टेथिस भूसंनति में सिकुड़न होने लगा, अर्थात उसकी चौड़ाई घटने लगी। यानी इधर से भी दबाव पड़ने लगा और इधर से। आप देख रहे हैं दोनों, एक तरफ तो अवतलन हो रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि नीचे की ओर अवतलन हो रहा है, और ये दोनों एरो दिखा रहे हैं कि उसमें दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, जिससे उसकी चौड़ाई, देखिए इसके अपेक्षा चौड़ाई घट गई। किसी भी वस्तु में जब अवतलन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है, तो अवतलन होने से एक समय ऐसा आया जब टेथिस भूसंनति की दोनों ओर जो भूखंड थे, दोनों ओर, एक तरफ का भूखंड ये और दूसरी तरफ का भूखंड अंगारा लैंड का और दूसरी तरफ का गोंडवाना लैंड का। तो इधर हो गया अंगारा लैंड और इधर हो गया गोंडवाना लैंड। आप कल्पना कर रहे हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अवतलन होने से दोनों ओर का जो दृढ़ भूखंड था उसमें सिकुड़न हो गया। टेथिस भूसंनति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टान में वलन होने लगा, मोड़ पड़ने लगे। ठीक है, ये है मोड़। कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया दोनों किनारों पर ही अधिक हुई। मलबे के दोनों किनारों पर ही मोड़ पड़ने की क्रिया अधिक हुई। बीच का जो भाग था वो समतल रूप में ही ऊपर की ओर उठ गया। जो बीच का भाग है वो समतल रूप में ही ऊपर उठ गया और दोनों किनारों पर मोड़ पड़ गया। इधर वाला मोड़ हिमालय है, इधर वाला मोड़ केवलुन है और बीच वाला भाग तिब्बत है। ठीक है, यानी यहाँ पे हिमालय है, उसके उत्तर में तिब्बत पठार है और तिब्बत पठार के उत्तर में क्यूलुन पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसंनति सिद्धांत करता है, ऐसा माना गया है। ये देखिए हिमालय, उसके उत्तर में तिब्बत का पठार और उसके उत्तर में क्यूलुन पर्वत श्रेणी। तो हिमालय की उत्पत्ति और संरचना का, आकृति और आकार का सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसंनति सिद्धांत करता है। आपको समझ में आ गया कोबर का भूसंनति सिद्धांत, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसके अलावा कोबर की भूसंनति सिद्धांत के अलावा हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी भी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, सफल व्याख्या करता है। इसके अनुसार जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मोटे रूप में ये बताती है कि पृथ्वी के सतह पर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर, पृथ्वी गोल है, 200 किलोमीटर की गहराई में चाहिए सतह से, पूरी पृथ्वी पर
200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। इस थियरी के अनुसार दृढ़ भूखंड एक रूप में नहीं है बल्कि 6 भागों में विभाजित है। पूरे ग्लोब का जो दृढ़ भूखंड है धरती सतह से 200 किलोमीटर नीचे, वो दृढ़ भूखंड एक नहीं है बल्कि 6 भागों में विभाजित है। उन 6 भागों को हम प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के नाम है इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर का प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। 6 प्लेटों में दुनिया का जो दृढ़ भूखंड है धरती का, वो 6 प्लेटों में विभाजित है। थियरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं। गतिशील होने के चलते अगर 2 प्लेटें दूर जाएंगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं 2 प्लेटें टकराएंगी और एक दूसरे के नीचे घुसने का प्रयास करेंगी। अगर पृथ्वी गोल है और 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि 2 प्लेटें आपस में टकरानी तय है। तो इंडियन प्लेट, भारत किस प्लेट के ऊपर है? भारत इंडियन प्लेट के ऊपर है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित है। ठीक है, इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जब यूरेशियन प्लेट एशिया और यूरोप के नीचे जो प्लेट है उसे क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो दोनों के बीच में टेथी सागर था। ये सिद्धांत भी मानता है कि दोनों के बीच में टेथी सागर था। तो टकराने के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में जो टेथी सागर था उसमें जमा अवसादी मलबे में वलन की क्रिया होने लगी। वलन हो गया अर्थात मोड़ पड़ गया। अवसाद भरे हुए थे, जब इसने इस पे दबाव लगाया तो जो इसमें मलबा जमा था उसमें मोड़ पड़ गया। सिकुड़न हुआ तो मोड़ पड़ जाएंगे। तो इसी मोड़ पड़ने के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये बात कौन बताता है? हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस अध्याय में आपने देखा हिमालय की मोटी मोटी विशेषताओं को और उसके निर्माण प्रक्रिया को। क्योंकि निर्माण प्रक्रिया को समझना जरूरी था। अगर हम हिमालय पे कुछ ज्यादा बात करें विशेषताओं पर, उसकी पर्वत श्रेणियों पर, तो आपको एक बार हिमालय की उत्पत्ति प्रक्रिया को समझने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैंने यहाँ उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाया और हिमालय की मोटी विशेषताओं को। अब हिमालय की श्रेणियों और चोटियों के बारे में, हिमालय की जो अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, हिमालय की तीनों श्रेणियों के बीच में जो घाटियां हैं, काठमांडू घाटी या वगैरह वगैरह, देहरादून, दूनद्वार घाटी या फिर जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तो इस तरह की घाटियों के विषय में आप अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। इन चारों के नाम हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन चारों पर्वत श्रेणियों के विषय में अगले वीडियोस में हम देखेंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार।